हेलो एवरीवन। हम लोग अब तक क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। मतलब प्रकृति में जो भी पदार्थ पाया जाता है उसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, ठीक है, तो एक खनिज कहलाएगा। ठीक है, खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। मान के चलिए समान रूप से नहीं, यहाँ मान के ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, यहाँ थोड़ा अमाउंट में मिलता है, पता चला यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये सभी जगह एक समान नहीं है ना। ठीक है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। मतलब कहीं विशेष क्षेत्र में या वैसे चट्टानी एरिया जहाँ पाया जाता है वहीं पर खनिज मिलेगा। ठीक है, कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है। ठीक है, जैसे आर्कटिक महासागर, सनस्तर और अंटार्कटिका, मतलब आसानी से वहां से निकाला नहीं जाता। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो खनिज क्या है? तो बिना मानवीय हस्तक्षेप ना का मतलब प्राकृतिक रूप से वो निर्मित होता है, तो उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं ना। ये सब खनिज का लक्षण है। ठीक है, अब देखिए क्या, आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है। नमक जो NaCl होता है, खाते हैं हम लोग साधारण नमक, ये भी खनिज है। हमारे पेंसिल में जो जिससे लिखते हैं निब से, वो ग्रेफाइट का, वो भी खनिज है। ठीक है, खनिज के प्रकार। तो पृथ्वी में क्या है, 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः क्या धात्विक और अधात्विक खनिज में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जैसे खनिज धात्विक और अधात्विक में बांटा गया है। ठीक है, मुख्य रूप से। वहीं धात्विक को भी दो पार्ट में बांटा गया है ना, लौह और अलौह। ठीक है, थोड़ा ये देख लेते हैं ना। शैल, शैल क्या है? खनिज अवयव के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है ना, समूहन। अब शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा चट्टान जो खनिजों का खनन किया जाता है उसको अयस्क कहते हैं ना। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। 2800 से अधिक खनिज अब तक पहचाना गया, लेकिन उसमें से ही 100 को, लगभग 100 अयस्क को ही खनिज समझते हैं ना। अब देखिए धात्विक, धात्विक जिसमें धातु का गुण पाया जाता है ना। जैसे खनिज में धातु कच्चे रूप में होते हैं। ठीक है, धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें द्युति और चमक की विशेषता होती है ना, चमक होता है उसमें। देखिए लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, इनके कुछ उदाहरण है ना। अब देखिए धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। अभी हम लोग देखें ना, इसमें धात्विक खनिज क्या होते हैं? लौह हो सकते हैं, अलौह हो सकते हैं। ठीक है, देखिए लौह क्या है? लौह खनिज है जैसे लौह, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। लोहा की जिसमें प्रधानता होती है लौह बोलेंगे ना। अब अलौह में क्या होता है? अलौह में लोहा नहीं होता है, इसमें देखिए लोहा नहीं होता है। जैसे में क्या है, सोना, चांदी, तांबा, ये सब में क्या है, ये अलौह का एग्जाम्पल है। अब वहीं लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट ये लौह का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अधात्विक, इसमें धातु का गुण नहीं होता है। ठीक है, ऐसे खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं होता उसे अधात्विक कहेंगे ना। जैसे चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब उदाहरण किसके हैं? अधात्विक खनिज के हैं ना। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक ही हैं। ठीक है, खनिजों को खनन, प्रवेदन और आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, मतलब निकाला जा सकता है ना। तो खनिजों का निष्कर्षण कैसे होता है? खनन के द्वारा, प्रवेदन के द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा ना, आखनन के द्वारा ना। इस तरह से आपके खनन भी दो तरह के ना, विपरीत खनन, कुपकी खनन। ठीक है,
अब देखिए, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। मान के चलिए पृथ्वी है, नीचे चट्टान से पूरा है, क्या निकालने की प्रक्रिया क्या होगा? खनन कहलाएगा। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर से हटाकर निकाले जाते हैं, इसे हम विपरीत खनन कहते हैं, जो कम गहराई पे हो। ठीक है, 100-150 मीटर के आसपास हो। ठीक, गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, ज़्यादा गहराई में पाया जाता है ना ये चीज़, तो उसको कूपक विधि से निकालते हैं। क्या खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकीय खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और क्या प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रभेदन यानी ड्रिलिंग किया जाता है ना। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। मतलब सतह के निकट है, उसको आसानी से निकाला जाता है, उसको आखनन कहेंगे ना। खनिजों का वितरण, तो देखते हैं खनिजों का वितरण। तो खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कांति सेलों में, जबकि अन्य अवसादी सेलों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब चट्टान का हम लोग 3 रूप पढ़े थे ना, 3 टाइप के चट्टान, आग्नेय, ठीक है, कांति और अवसादी, तो तीनों में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाया जाता है ना, जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है, जैसे दक्कन का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, इसमें है ना। उत्तरी स्वीडन में लॉवअयस्क ना, ओंटेरियो यानी कनाडा में तांबा निकेल के निक्षेप है, और दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम ना आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण है ये सब। ठीक है, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों में अवसादी शैलो समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं ना। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण है ना। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं ना। ये देखिए कुछ मैप है, मैप देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे तो इसका धुंधला दिख रहा है। ठीक है, ये ऊपर है लोहा, तांबा, बॉक्साइट। तो यहाँ पे तो इंडिया में देखिए लोहा है, यहाँ पे बॉक्साइट है, तांबा भी पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान का खेतरी क्या तांबा के लिए फेमस है ना। चलिए एशिया में देख लेते हैं। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है ना। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है, जैसे चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी क्या टीन उत्पादक है ना। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया ये सब टीन उत्पादन में अग्रणी है ना। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है, आगे है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है ना। यूरोप, अब यूरोप देखते हैं। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। यहाँ पे लौह अयस्क ज़्यादा पाए जाते हैं ना। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। मतलब यूरोपीय रूस हो गया जो यूरोप में पड़ता है। ठीक है, ऐसा यूरोप है, इस वाले इधर यूराल पर्वत है, तो इस वाले एरिया को यूरोपीय रूस कहेंगे ना। ये बॉक्स देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या, स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। ठीक है, स्विट्जरलैंड एक बहुत ही सुंदर कंट्री है, वहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनोरम है ना, और वहाँ अभी तक क्या है कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला। ठीक है, लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का क्या अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी का विशाल निक्षेप है ना। तो इस मैप में भी देखिए आप देख सकते हैं, कोयला ये वाला हो गया और ये खनिज का,
तो नीचे वाला जो भी है देखिए यहाँ पे कोयला है, यहाँ पे देखिए ऊपर बीच में कोयला आ गया, इधर इधर खनिज है, खनिज तेल। अब आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है ना। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक में से है ना। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइड, अभ्रक, प्लेटिनम और एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी है। मतलब लगभग बहुमूल्य चीज दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं ना। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली और पेरू के और कोलंबिया में पाए जाते हैं ना। दक्षिण अमेरिका भी खनिज संपदा देश क्या महाद्वीप है ना। अब यहाँ देखिएगा, हरा हीरा एक दुर्लभ हीरा है, दुर्लभतम ना, हरा हीरा दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात है सबसे प्राचीनतम शैल ना। अब आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी ये भी है, दक्षिण अमेरिका भी है और अफ्रीका भी है ना। यहाँ हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व के सबसे बड़ा उत्पादक है ना। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोना का एक बड़ा भाग उत्पादित करता है। साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे ये सब सोना उत्पादन, गोल्ड उत्पादन में आगे है ना। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं ना। अन्य खनिज क्या है? तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है ना। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र में सोना का सबसे बड़ा निक्षेप है। ठीक है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेप पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। ठीक है, वहाँ पे एक अनुमान लगाया है कि यहाँ पे ये पाया जा सकता है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, अब खनिज का उपयोग देखते हैं। खनिज का भी कई उपयोग होता है ना। जैसे खनिजों का उपयोग क्या है? खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलों से जड़ा जाता है ना, शैलियों से जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तांबा एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका सिक्का बनाने से लेकर पाइप बनाने तक होता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है ना, सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है ना, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। एल्युमिनियम का भी बहुत यूज है ना। खनिजों का संरक्षण भी जरूरी है। अगर हम लोग उसको संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा ना। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाता है, हजारों लाखों करोड़ भी लग जाते हैं ना। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। मान के चलिए इतना मानवीय क्या है इसका उपभोग कर रहा है तो ये यहीं रह जाएगा इसका निर्माण में ना। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी की घटाना आवश्यक है ना। खनन बर्बादी भी होता है ना बहुत। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है ना। अब मान के चलिए कोई
मेटल का चीज़ है, तो मेटल का यूज होने के बाद उसका कोई यूज में नहीं रहा, तो उसको फिर वापस गला कर कुछ दूसरे शेप में डाला जा सकता है ना। या देखते हैं कोई कबाड़ी बिनने वाला तो क्या करता है, वो पुनर्चक्रण का काम करता है। ठीक है, शक्ति संसाधन ना, अब शक्ति संसाधन देखेंगे। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हमारे उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों की विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से क्या परंपरागत ना और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे परंपरागत स्रोत जो हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं उसी को बोलेंगे ना। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत क्या ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है ना। कोयला भी क्या परंपरागत ना ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। ठीक है, हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। ग्रामीणों में अभी पारंपरिक स्रोत से यूज होता है ना ईंधन। अब देखिए यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, इस बॉक्स से हम लोग पढ़ लेंगे तो आगे का हमारा क्लियर हो जाएगा ना। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए हैं। मतलब जो पौधे जानवर लाखों वर्षों से पृथ्वी के नीचे धसी हुई है, मतलब यहाँ पे मान के चलिए ऊपर पृथ्वी का है, तो इससे पूरे ताप और दाब के कारण क्या हो गया, सड़ गल के वहाँ पेट्रोलियम बन गया, कोयला बन गया, ये सब बन गया ना। जीवाश्मी ईंधन क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। ठीक है, विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसे अब कोयला ये सब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है ना। अब इसमें देखते हैं परंपरागत स्रोत में क्या क्या है। पहले खनिज और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को एक साथ कम पढ़ देंगे ना। जैसे खनिज तेल क्या आसानी से परिवहनीय है, टैंकर द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग का यह आधार है खनिज, तो इसका एक लाभ है। हानि क्या है, तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय हो जाता है ना। अगर तेल रिसाव हो तो क्या ऑक्सीजन का हानि होगा। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। जहाँ पे तेल शोधक कारखाना है ना वहाँ पे अधिकतर आप देखिएगा तो अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्राकृतिक गैस, इसका लाभ क्या, आसानी से परिवहनीय, ये भी पाइपलाइन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है। ठीक है, तेल और ज़्यादा इससे साफ है ना। तेल से सस्ता भी है, लेकिन वही आग लगने का डर रहता है, प्रदूषण होता है। अब आते हैं इधर ईंधन के बारे में देखते हैं। ईंधन से क्या है, शुद्ध प्राप्य है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है ईंधन से। ठीक है, इसका हानि क्या है, संग्रह में अधिक समय उपयोग। ठीक है, प्रदूषण फैलाने वाला होता है। हरित ग्रीन प्रभाव में वृद्धि करता है। क्या निर्वीकरण है, हानि भी तो है, इसका दोबारा यूज भी नहीं किया सकता ना। मान के चलिए पेट्रोल जला रहे, पेट्रोल से भी तो प्रदूषण होगा ना, भले ये बहुसंख्यक लोग यूज भी करते हैं ज़्यादातर। अब देखते हैं कोयला विस्तृत रूप से उपलब्ध है, सब जगह पाया जाता है, मोटा मोटी विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। कोयला से तो विद्युत भी बनाया जाता है ना। हानि क्या है, प्रदूषण का स्रोत है, धुआं वगैरह निकलता है, परिवहन के लिए भारी है। कोयला एक भारी खनिज है ना, तो इसके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए थोड़ा क्या टाइम टेकन है, महंगा भी पड़ जाता है। अब देखते हैं जल विद्युत। जल विद्युत की खासियत क्या है, प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और सस्ता भी है। हानि क्या है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन। ठीक है, मान लीजिए इस तरह पहाड़ है, यहाँ पे डैम बनाना, तो यहाँ इस आसपास के जो बस्ती होगा तो उसको हटाया जाएगा ना इस तरह, तो यहाँ पे पानी भरेगा तभी तो। और निम्न क्षेत्र में जल प्लावन आने, मान के चलिए इस तरह से बना है, यहाँ पर डैम बन गया। ठीक है, तो यहाँ आसपास के जो एरिया में कभी बाढ़ आने का भी तो डर रहता है ना, तो उसके पीछे वाला। ठीक है, इधर जल स्टोर हो गया है, तो इस वाले एरिया में तो निम्न क्षेत्र में
जल प्लावन हो जाएगा। स्थापित करने में खर्चीला भी है, मान के चलिए यहाँ से कहीं पहले तो आपका विस्थापन करने का, उन लोगों को रहने का मुहैया कराना पड़ेगा, ज़मीन का मुआवजा देना होगा, और फिर डैम बनाना महंगा भी है। ठीक है, अब आते हैं आगे देखते हैं। इसी तरह कोयला हो गया। कोयला भी 3 तरह का होता है ना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिंगेनाइट और पीट कोयला। कोयला का प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं ना। थर्मल पावर प्लांट देखे होंगे ना। कोयले के अग्रणी क्या है उत्पादक देश में? चीन है, यूएसए है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस है ना। भारत में के कोयले उत्पादक क्षेत्र रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है, झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड में, ये ज़्यादा फेमस है ना। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जिससे कार वगैरह चलती है ना। पेट्रोलियम सब लैटिन सबसे क्या है? पेट्रा जिसका अर्थ सेल हो गया, ओलियम जिसका अर्थ क्या तेल हुआ ना, और सामूहिक रूप से इसका अर्थ क्या बनता है? सेल तेल, पेट्रोलियम का अर्थ हुआ। ठीक है, अब पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? काला सोना। ठीक है, अब देखिए पेट्रोलियम के बाद देख लेते हैं। यह शैलों के परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसका परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहल तैयार किया जाता है ना। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है ना, क्योंकि यह बहुत अधिक मूल्यवान है। ऐसे कई चीज़ भी बनाया जा रहा है ना। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है ना। अन्य मुख्य उत्पादक यूएसए हो गया, रूस हो गया, वेनेजुएला हो गया, अल्जीरिया हो गया। ठीक है, भारत मुख्य क्षेत्र में असम के डिगबोई हो गया, मुंबई के बम्बई हाईवे हो गया, और कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपण के साथ पाई जाती है ना, और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल का धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जाता है ना, जैसे एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है? प्राकृतिक गैस है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक है ना। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और बॉम्बे के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। ठीक है, हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन का उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। अंधाधुन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जिस कारण क्या है, एक टाइम बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा? समाप्त होने का डर है ना। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषण भी चिंता का विषय है। प्रदूषण ना, जिसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलाना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है। ठीक है, जो अंततः सूख जाती है। क्या है? इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधन के स्वच्छतर विकल्प है। परंपरागत स्रोतों से अब गैर परंपरागत स्रोत में जा, जैसे क्या है? सौर एनर्जी यूज करना ना। जल विद्युत, जल विद्युत अभी हम लोग पढ़े थे, बांध को बनाता है। ठीक है, बांध को ऊपर के नीचे फिर सबसे टरबाइन लगा के ऊपर से पानी प्रेशर से आता है ना, तो प्रेशर से जनरेटर का ब्लेड घूमता है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है ना। देखिए यहाँ पे क्या सरल विद्युत परियोजना है जम्मू कश्मीर। विश्व का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है ना। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी क्या है उत्पादक? इसमें पराग्वे हो गया, नॉर्वे हो गया, ब्राजील हो गया, चीन हो गया। भारत में महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र क्या है? भाखड़ा नांगल हो गया, गांधी सागर हो गया, अर्जुन सागर हो गया, दामोदर नदी घाटी, सब जल के द्वारा हम लोग विद्युत यहाँ उत्पादन करते हैं ना। देखिए विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे था। ठीक है, विश्व का पहला जल उत्पादक विद्युत कौन उत्पादन किया था? नॉर्वे ना। इस तरह से डैम बनाया जाता है, पहाड़ों के पीछे बड़ा बड़ा बांध बना दिया जाता है। इस तरह से इधर वाली बस्ती को खाली किया जाता है, जिसके विस्थापन करने के बहुत खर्चीला हो जाता है। पानी स्टोर करके नीचे एक टरबाइन लगाते हैं, पंखा जैसे घूमता है, और यहाँ पे एक जनरेटर आता है, वो बिजली सप्लाई करता है इधर ना।
अब आते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़े ना। देखिए, विश्व के प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ है? स्कॉटलैंड में है ना। एक बार इसको देखते हैं। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। हाँ, बिना आगे भविष्य को देखे बिना हम लोग लगातार यूज करते रहेंगे तो क्या हो, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है ना। सौर ऊर्जा तो सूर्य की ऊष्मा से हमें प्राप्त होता है, तो उससे जो हम लोग जैसे क्या सूर्य से ताप से क्या बना सकते हैं, सौर सेल में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इनमें कई सेलों का क्या सौर पैनलों से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। अभी गांव गांव में देखिएगा ना कि सोलर पैनल लगा कर नीचे पानी टंकी बैठा दिया है, वहाँ जल का सप्लाई हो रहा है। ठीक है, और खेतों में सिंचाई के लिए भी क्या सोलर पैनल से बैठा कर उसका मोटर चलाता है ना। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है ना। जैसे हम इंडिया ही क्या है, इंडिया का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में एकदम कर्क रेखा है, तो यहाँ पे तो धूप बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक संभावना है सौर ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत के स्रोत पढ़ेंगे। सबसे पहले पवन ऊर्जा, तो ये क्या प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित हो जाने पर क्या है उत्पादन की लागत कम होती है ना, और सुरक्षित और साफ है। लेकिन हानि क्या है, ध्वनि प्रदूषण होता है, एक तो बहुत ऊंचा रहेगा ना। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है, महंगा भी है। रेडियो और दूरदर्शन प्रसारण संकेतों में व्यवधान लाती है ना। आप क्या वहाँ पर टेलीफोन वगैरह फ्रीक्वेंसी का फ्लैक्चुएट करते रहेगी, आवाज़ कट कट के आएगी, पक्षियों के लिए हानिकारक है। हाइट पे पक्षी उड़ती है, मान के चलिए पवन चक्की यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, और क्या यहाँ पे हाइट पक्षी आ रही है तो इसे कटने का डर रहता है। ठीक है, अब सौर ऊर्जा, इसका लाभ क्या है, असमाप्य है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, प्रदूषण मुक्त है, ठीक है, लेकिन खर्चीला है। स्रोत के विस्तृत होने के बाद ऊर्जा बर्बादी होती है। इसको हम लोग इसीलिए क्या ऊर्जा को स्टोर करके रखना पड़ता है सौर ऊर्जा को, क्योंकि दिन में तो मिल जाएगा, रात में कहाँ मिलेगा। अब आते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा का लाभ प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य मतलब समाप्त होने वाला नहीं है। हानि क्या है, वन्य जीव आवास का नष्ट होना, दोहन में कठिनाई। जब ज्वारीय ऊर्जा लगाते हैं तो क्या वन्य जीव उसमें कटने का डर रहता है ना। परमाणु ऊर्जा बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करता है, ठीक है, लाभ यही है इसमें। रेडियो एक्टिविटी व्यर्थ को उत्पन्न करता है ना, खर्चीला है, एक बार कहीं इसका ब्लास्ट किया तो आसपास क्या हो जाएगा, परमाणु पॉल्यूशन हो जाएगा ना, खर्चीला भी है। बायोगैस कम लागत, उपयोग में आसान भी है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन होता है। ये क्या ग्रीन हरित गृह प्रवाह ग्रीन गैस को प्रभावित करने के कारण है। बायोगैस मीथेन पाया जाता है ना। भूतापीय ऊर्जा स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध है, लेकिन क्या शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन खर्चीला हो जाता है। मान के चलिए यहाँ और यहाँ कहीं 150 किलोमीटर दूर पे ये भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से परिवहन करना बड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा ना। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख लिए, पवन ऊर्जा भी पढ़ लिए। तो पवन ऊर्जा जहाँ क्या तटीय क्षेत्र में लगा देता है ना चक्की, पवन चक्की। सोलर पैनल इस तरह से लगाया हुआ है। परमाणु ऊर्जा का ये रहा, जिसमें हम लोग क्या यूरेनियम थोरियम का यूज करते हैं ना। भारत में स्थित देखिए क्या है, थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं ना। थोरियम केरल के मोनोजाइट में ना, और भारत के राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम पाया जाता है। झारखंड के कहाँ फेमस है यूरेनियम, जादूगढ़ ना। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा का केंद्र क्या तमिलनाडु में कलपक्का में, महाराष्ट्र में तारापुर है, और राजस्थान के कोटा में क्या है राणा प्रताप सागर ना के पास क्या है रावत भाटा। उत्तर प्रदेश में नरौरा हो गया, कर्नाटक में कैगा हो गया। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा आपका हिमाचल में फेमस एक जगह है, मणिकर्णम कुछ करके है। देखिए मणिकरण है ना लिखा हुआ ना।
भूतापी ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। रूम हीटर का भी यूज होता है ना इसका। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापी ऊर्जा का संकेंद्रण है। इसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, मध्य अमेरिका हो गया ना। भारत में भूतापी ऊर्जा का संयंत्र क्या है? मणिकर्ण और लद्दाख में पूगो घाटी में स्थित है। तो ये चीज याद रखिएगा ना, ये भारत में कहाँ है, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जाम में आता है। यहाँ से विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में ना, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा इस तरह से लगा रहता है, इधर जल जाता है तो क्या होता है, जनरेटर तेजी से घूमता है ना, इसका टरबाइन जो कि जुड़ा रहता है जनरेटर से, जिससे बिजली उत्पन्न होता है। बायोगैस इस तरह का है, गैस में पूरा सड़ा गला चीज डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ से गैस बनता है। टंकी जोड़ देते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र अपघटित होते हैं ना। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है ना। सूख जाने के बाद जो रहता है उसको क्या खेतों में डालकर उसका उपज भी बढ़ा सकते हैं ना, खनिज वो बन जाता है, खाद बन जाता है, ठीक है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का क्या है, विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक विभिन्नता ला सकते हैं ना। अगर हम ऊर्जा का व्यर्थ ना करें, केवल अपने काम के लिए यूज करें, तो बहुत सारे हम ऊर्जा को बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं, जो आने वाले भविष्य को भी सुरक्षित रख सकते हैं ना। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिज की विशेषता नहीं है। वे प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित है, बात सही है। मानवीय हस्तक्षेप नहीं है इसमें ना। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है, ये भी सही है बात, ठीक है। उनका वितरण असमान, एक जगह नहीं मिलता, लेकिन असमाप्य है। जी नहीं, समाप्य है, एक टाइम के बाद ये समाप्त हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है? बोलिविया, घाना, चिली, जिम्बाब्वे, इसमें से कौन है? चिली हो जाएगा। निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? देखिए, पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, पानी में भिगो देंगे तो उससे क्या गैस की बचत भी होगी। प्रेशर कुकर में खाना बनाएंगे तो भी गैस की बचत होगी। पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेंगे तो भी हमारा गैस व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, फिर भी गैस का बचत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो कढ़ाई खुला है, ऊपर से जला दी है। तो अगर पैक रहेगा तो क्या प्रेशर से पक जाएगा ना जल्दी, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, देखेंगे क्या नेक्स्ट चैप्टर है 4, कृषि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।